इस पाठ का शीर्षक है चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जानेंगे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का क्या आशय है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों, खासकर चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना किस तरह अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद ने अपने नाट्य गीतों और पात्रों के स्वागत कथन के माध्यम से किस तरह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप रेखांकित किया है, और हिंदी के नाटकों के आरंभिक युग से हम परिचित हो सकेंगे। इतिहास और संस्कृति के वर्णन के रूप में प्रसाद के नाटकों की कथा ही ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित नहीं है, बल्कि नाटकीय पात्र और गीतों का संयोजन भी सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाला है। प्रसाद ने इतिहास वर्णन के माध्यम से एक प्रकार की जीवन दृष्टि का निर्माण किया है। साहित्य में सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता का उल्लेख करते हुए प्रसाद ने उसके मूल में सामूहिक चेतना की बात की है। संस्कृति का सामूहिक चेतना से, मानसिक शील और शिष्टाचार से, मनोभावों से मौलिक संबंध है। संस्कृति और सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। इसलिए साहित्य के विवेचन में भारतीय संस्कृति और अनुकूल सौंदर्यानुभूति की खोज अप्रासंगिक नहीं किंतु आवश्यक है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद द्वारा रचित नाटकों में आए ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा है, प्रसाद के नाटकों की एक अन्य विशेषता है उसका देश प्रेम संबंधी भाव, जिसे उन्होंने अतीत का आधार लेकर अंकित किया है। प्रसाद के नाटक हमारी संस्कृति के अध्ययन के लिए भी उपयोगी हो गए हैं। इतिहास से संस्कृति का समन्वय प्रसाद के नाटकों की प्रमुख विशेषता है। संस्कृति का आभास इतिहास के माध्यम द्वारा देते हुए प्रसाद ने अपने नाटकों में सुंदर सांस्कृतिक धारा का निर्माण किया है, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रवाह परिचय हमें प्राप्त होता है। वस्तुतः प्रसाद ने इतिहास और संस्कृति के समन्वय को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। इसीलिए प्रसाद को हिंदी के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व से भी संबद्ध है। निज के विकास के साथ ही अन्य का विकास और तालमेल अनिवार्य बन जाता है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का होना किसी भी देश के नागरिक के न केवल गौरव का विषय है, बल्कि अपनी परंपरा और मूल्यों के सतत प्रचालन में आवश्यक भी है। अपने राष्ट्र के भूगोल, तीज त्योहार, नाच गान, खान पान, रहन सहन को जानना और उसकी कदर करना प्रत्येक देशवासी के लिए स्वाभिमान की बात है। हमारे मन में एक तरह के संस्कार को जन्म देकर हमें अंदर से जागरूक बनाने के लिए भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का होना अनिवार्य हो जाता है, जो हमें अपने स्वयं के विकास के साथ ही अन्य के अधिकारों और मूल्यों से भी हमें जोड़ देती है। हमारे लिए निजी जीवन को भौतिक एवं आध्यात्मिक स्तर संबद्ध कर लेना गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जब यही विकास राष्ट्र स्तर पर देखने की ललक हमारे भीतर जन्म लेती है, तो वह गर्व के साथ ही गौरव का विषय बन जाती है। प्रसाद के रचना काल में देश की गुलामी सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, और जिन ऐतिहासिक घटनाओं को प्रसाद ने अपनी नाट्य रचनाओं का आधार बनाया है, इतिहास की वे घटनाएं या वह समय भी विघटनकारी बाह्य आक्रमण से युक्त रहा है। प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जगाने में यह भी एक विशेष कारण रहा है। चंद्रगुप्त
नाटक के आरंभ में ही चाणक्य का चंद्रगुप्त और सिंहरण से निर्णायक संवाद होता है। आंभिक से झड़प होती है। उस समय चाणक्य सिंहरण और चंद्रगुप्त को तक्षशिला छोड़ देने के साथ ही जिस भावी घटना की आशंका सताने लगती है, उसमें राष्ट्रीय संकल्प के टूटने की आहट मिल जाती है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का समय था। उस समय अंग्रेजों का दमन चक्र जोरों पर था और भारतीय जनमन उनके दमन से त्रस्त और पस्त था। ऐसी विकट स्थिति में थकी हारी जनता को संघर्ष और साहस के लिए प्रेरित करना कहीं अधिक आवश्यक था। राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंग्रेजों ने शोषण के नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। 1919 में रोलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार कर लेने जैसी क्रूर नीतियों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड को भी अंजाम दिया। ऐसी घटनाओं के साथ आज़ादी का आंदोलन और अधिक तीव्र होता गया। तात्कालिक सविनय अवज्ञा और दांडी मार्च जैसे राष्ट्रीय आह्वान का पूरा असर चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलता है। आज़ाद होने के साथ साथ आज़ादी को स्तरीय एवं मूल्य संपन्न जीवन से जोड़कर कायम रखना महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रसाद अपनी रचनात्मकता में ऐसी ही आज़ादी चाहते हैं जो न केवल दमनकारी, शोषणकारी बाह्य शक्तियों से मुक्त करे, बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर समृद्ध बनाए। प्रसाद ने अपने नाटक के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया और थकी हारी जनता में जोश भरने का सफल प्रयास किया। प्रसाद का चंद्रगुप्त राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्यिक स्वर बन गया। पूरे नाटक में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और बाह्य आक्रमणकारी शक्ति के प्रतिरोध का स्वर सुनाई देता है। आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार अंग्रेज और ज़्यादा हावी होते गए और भारतीयों की आपस की फूट का फायदा उठाकर दमन करते रहे, इस तथ्य को चंद्रगुप्त में बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। प्रसाद ने राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करने और स्वतंत्रता की प्राप्ति के स्वप्न को साकार करने के लिए नाटक में प्रेरणात्मक स्वर भरने का प्रयास किया है। एक ओर अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, दूसरी ओर सामंतशाही और जागीरदारी एवं रजवाड़े भी आपसी द्वेष से राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे थे। गांधी जी की अहिंसा जब कसौटी पर थी और गरम दल उग्र हो रहा था, विदेशी ताकत फूट डालो और शासन करो के रूप में एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। जाति, वर्ग और क्षेत्र के भेदभाव को जन्म दिया जा रहा था। उसी संदर्भ में चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी चाणक्य और सिंहरण के संवाद के माध्यम से कहते हैं, मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता के पददलित होंगे। प्रसाद के समय में राष्ट्रीय एकता और नाटकीय कथा के ऐतिहासिक समय में आर्यावर्त के इस संकल्प भाव को सिंहरण भी नाटक में व्यक्त करता है। सिंहरण कहता है, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यह क्या समग्र आर्यावर्त है? गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को अपना अपमान समझता हूँ। नाटक में पर्वतेश्वर का विरोध आंभिक और नंद कर रहे थे। पंचनद सुरक्षित न रहा तो मालव, मगध, गांधार कोई नहीं बचेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के समय
कुछ वर्गों के लोग अंग्रेजों के चंगुल में फंसकर राष्ट्रीय एकता के लिए संकट खड़ा कर रहे थे। इन सब कमजोरियों को दूर कर राष्ट्रीय अखंडता का स्वर प्रस्तुत नाटक में बहुत अच्छी तरह से उभरता है। सिर्फ बाह्य आक्रमणकारी एवं शोषणकारी शक्ति के चंगुल से निकलकर स्वतंत्र होने तक ही राष्ट्रीयता की बात प्रसाद नहीं करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी स्वयं को समृद्ध करने की बात को बल प्रदान करते हैं। प्रसाद ने स्वाभिमान को जिंदा रखने और कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा भी इस नाटक में दी है। नाटकीय पात्र परस्पर स्नेह की कामना प्रकट करते हैं, स्वयं के निजी जीवन को राष्ट्रीय मूल्यों के लिए निछावर करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। आपसी मतभेदों को भुला देने की अपील इस नाटक में सर्वत्र दृष्टव्य है, जो हमारे आज के समय में बहुत आवश्यक जान पड़ती है, जहाँ धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर हर रोज खून खराबा व जंग देखने को मिल रही है। चंद्रगुप्त नाटक को राष्ट्रीय चेतना जगाने का नाटक कह देने के साथ साथ एक बात यह भी है कि इस नाटक में जीवन के लिए व्यापक समझ देखने को मिलती है। राष्ट्रीय मूल्यों को सामने रखते हुए भी प्रसाद ने नाटकीय पात्रों को वैयक्तिक जीवन को धूमिल नहीं करने की प्रेरणा दी है, बल्कि सुख दुख, राग द्वेष और हानि लाभ जैसे जीवन के विभिन्न प्रकरणों को नाटक में चित्रित किया है, जो नाटकीय कथा को एकांगी होने से बचाता है। इससे कथानक सहज और सरस प्रतीत होता है। राष्ट्रीय चेतना के साथ ही सांस्कृतिक उत्थान का विषय भी प्रसाद के नाटकों का मुख्य विषय है, जिसे चंद्रगुप्त नाटक में देखा जा सकता है। प्रसाद के नाटकों पर अभिनेता का प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें उबाऊ व क्लिष्ट घोषित करना शुरू कर दिया गया। प्रसाद ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को अपने नाटकों में उठाया है, उसमें गीत का भी महत्व है। राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान करने में नाटक में नियोजित गीत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। प्रसाद के अधिकांश नाटकों में गीत नियोजन देखने को मिलता है। गुलामी की दास्ता से दबे स्वर को नाटकीय गीतों में एक आधार मिला है। प्रसाद के नाटकों में गीतों का प्रयोग सिर्फ प्रसाद के साहित्य में ही नहीं, बल्कि तात्कालिक हिंदी साहित्य में विशेष दर्जे के रूप में गिना गया है, क्योंकि इन नाट्य गीतों में स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र कामना विद्यमान है। नाट्य गीतों का स्वर एकता और संघर्ष को पैदा करने में अपूर्व सहायक सिद्ध हुआ है। इन गीतों में न केवल उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन को केंद्र में रखा गया है, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना भी दिखलाई देती है। राष्ट्रीय चेतना के आह्वान को नीरसता से बचाते हुए प्रसाद ने गीतों के माध्यम से उसमें जान डाल दी है और नाटकीय चेतना को कहीं कहीं अधिक प्रभावी बना दिया। बिना गीतों के भी प्रसाद अपनी बात कर सकते थे, लेकिन मुक्ति के आह्वान को गीतों के स्वर में ढालकर प्रसाद ने उस समय की राष्ट्रीय चुनौती और प्रश्न का हल निकालने का सफल प्रयास किया है। उनके नाटकों में प्रयुक्त गीत राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक कहे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में अलका द्वारा गाया गया गीत राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता के आह्वान का गीत है, जिसमें स्वतंत्रता की पुकार दिखलाई देती है। साथ ही गौरव एवं वीरता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक में करीब 12-13 गीतों का प्रयोग हुआ है,
जिनमें सर्वाधिक नाटक के चतुर्थ अंक में शामिल किए गए गीत हैं। नाटक में कार्नेलिया द्वारा भारतीय संस्कृति का यशोगान देखने को मिलता है। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा। नाटक के दूसरे अंक के प्रारंभ में गाया गया यह गीत भारत की सांस्कृतिक समन्वय भावना को उजागर करता है। नाटक एक सामूहिक कला है और गीत भी समूह को जोड़ता है। उस समय समूह के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर को तीव्र करने में नाट्य गीत काफ़ी कारगर रहे हैं। देश के प्रति उत्कट प्रेम और आज़ादी की ललक ऐसे गीतों में देखने को मिलती है। प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं, इसलिए भी नाट्य गीत उचित प्रतीत होते हैं। ऐतिहासिक तथ्यात्मकता को साहित्यिक स्वर में ढालते हुए गीतों का प्रयोग उसे लय और ताल के समावेश से सहजग्राह्य बना देता है। प्रसाद के नाटकों पर ऐतिहासिक रुक्षता का आरोप लगाते हुए आलोचकों ने उन्हें अपने वर्तमान से कटा हुआ भी बताया है। लेकिन यदि चंद्रगुप्त नाटक का ही ध्यान से अध्ययन किया जाए तो एक व्यापक सामाजिक यथार्थ इस नाटक में झलकता है, जिसमें आर्थिक दास्ता एवं विवशता भी स्पष्ट दिखलाई पड़ेगी। नाटक के पहले अंक के अंत में चाणक्य ने आर्थिक वैषम्य और अराजक परिस्थितियों से संबद्ध जीवन के इस कटु सत्य का उद्घाटन किया है। चाणक्य कहता है, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँग रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मानुषी ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है, तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा। यहाँ नाटककार ने चाणक्य के माध्यम से सत्ता व्यवस्था के दम घोटने वाले रवैये और जनसामान्य की विवशता और दबे हुए आक्रोश को स्वर प्रदान किया है। नाटक में एक अन्य स्थल पर ग्रीक सम्राट सिकंदर द्वारा बुलावा भेजने पर दांडायन द्वारा भूमा के सुख की चर्चा करना स्वाभिमान और सांस्कृतिक समृद्धि को हमारे सामने लाता है। नाटक के पहले अंक के अंतिम दृश्यों में सिकंदर के सहचर द्वारा भारतीय तपस्वी दांडायन द्वारा भूमा को बुलाए जाने का नाट्य प्रसंग है, जहां दांडायन द्वारा भूमा के सुख की चर्चा की गई है, जिसमें भारतीय संस्कृति के गौरवशाली रूप को देखा जा सकता है। एनिसाक्रिटीज का कथन है, महात्मन ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। दांडायन कहता है, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है, न मुझे किसी का डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात ले जाना चाहते हो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। सांस्कृतिक समन्वय की चेष्टा और वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का वर्णन चंद्रगुप्त नाटक में विद्यमान है। विदेशी पात्र कार्नेलिया द्वारा भारतीय संस्कृति यानी आर्यावर्त का गुणगान करना इसी का परिचायक है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है, मुझे इस देश की जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला, पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी,
शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना है। यहाँ सिकंदर के सेनापति सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया ने प्रकृति और भारतीय भूगोल की चर्चा की है। हृदय परिवर्तन की बात मानवता को पोषित करने वाली होती है। प्रस्तुत नाटक में विश्व विजय का स्वप्न लेने वाले सिकंदर से प्रसाद ने कहलवाया है, धन्य है आप, मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड्ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। यह राष्ट्रीय भावना को सांस्कृतिक समन्वय के रूप में चित्रित किया गया है, जो राष्ट्रीय अस्मिता के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम के विश्वव्यापी चिंतन को सामने लाता है। इस नाटक में ग्रीक और आर्य संस्कृति के समन्वय या एक की बात को भी उठाया गया है। भारतीय मनीषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का दर्शन प्रस्तुत करती है, तोड़ने का नहीं। दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना भारतीय चिंतन के विपरीत है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन इसी राष्ट्रीय चिंतन का मूल भाव प्रस्तुत करता है। मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है, आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक जी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स, चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। प्रसाद का समय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक सुधार का समय था। उस समय स्त्री जीवन के सुधार को लेकर भी सामाजिक स्तर पर प्रयास किया जा रहा था। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में स्त्री जीवन केंद्र में दिखाई देता है। चंद्रगुप्त नाटक भी इससे अछूता नहीं है। झांसी की रानी के समान भारतीय नारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त के स्त्री पात्र दिखाई देते हैं। अलका इस संदर्भ में प्रतिनिधि चरित्र कही जा सकती है। कानन पथ में सिकंदर के सेनापति सेलुकस के पूछने पर अलका का प्रकृति एवं राष्ट्र प्रेम इस प्रकार स्पष्ट होता है। अलका का कथन है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन? अपने राष्ट्र के प्रति ऐसा प्रेम और समर्पण भाव ही उस समय आवश्यक था। चाणक्य जब यवनों द्वारा आक्रमण की बात करता है और मगध के हित में पर्वतेश्वर की सहायता के लिए राक्षस को सलाह देता है, उसी समय मगध की राजकुमारी कल्याणी का स्वयं युद्ध में शामिल होने और सेना का स्वयं संचालन करने का प्रस्ताव द्रष्टव्य है। कल्याणी का प्रवेश इस कथन के साथ होता है, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष में स्त्री जीवन का सीधा प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म, जाति, लिंग के भेद को मिटाकर ही संघर्ष करना सफल हुआ था, जिसे यहाँ प्रसाद ने चित्रित किया है। नाटक के अंतिम अंत के छठे दृश्य में
अलका का नागरिक संबोधन देखने को मिलता है। अलका का संबोधन स्वर इस प्रकार है। तक्षशिला के वीर नागरिकों, आर्यावर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पददलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को परतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोकों से देखेगा। अलका यह जन संबोधन सावधान करने के साथ साथ एक चेतावनी भी बन जाता है जो उस समय सामने बनी हुई थी। स्वगत कथन से तात्पर्य अभिनेता द्वारा बोले गए ऐसे वचनों से है जो स्वयं उस तक ही सीमित हों, उसे कोई और न सुन पाए। शास्त्रीय शैली में इसे आश्रय का एक भेद भी माना गया है। जिस समय चंद्रगुप्त नाटक लिखा जा रहा था उस समय भारतीयों की मानसिकता गुलामी की दास्तां झेल रही थी। ऐसे समय में मन के दबे आक्रोश को प्रसाद ने स्वगत के माध्यम से स्वर प्रदान किया है। प्रसाद ने स्वगतों के माध्यम से कथानक के अतीत और भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर किया है, जो नाटकीय कथ्य को तारतम्य तो प्रदान करता ही है, साथ ही पात्रों के अंतर्मन को भी आवाज़ देता है। नाटक के प्रथम अंक के 8वें दृश्य में गांधार नरेश यानी आंभिक के पिता का स्वगत आंभिक की कुटिलता एवं राष्ट्रहित में उसकी कर्तव्य विमुखता को उद्घाटित करता है। राजा कथन है, आंभिक अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है, उसका पथ कुटिल है। हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। रोक दूं? अब से भी अच्छा है। जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। यहाँ गांधार नरेश द्वारा बाह्य आक्रमण की आशंका को व्यक्त किया गया है। एक अन्य स्थल पर चाणक्य का स्वगत भी देखने योग्य है, जहाँ राष्ट्रीय चेतना के रूप में राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था पर सवाल किया गया है। चाणक्य कहता है, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राजमंदिर का सुख अनुभव करते थे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध, दरिद्र, ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या मर गया होगा। यहाँ राज व्यवस्था और प्रजाहित का मुद्दा चाणक्य के स्वगत में दिखाई देता है। इन स्वगतों के माध्यम से नाटककार ने नाटकीय चेतना को जीवंतता प्रदान की है। पात्रों के अंतर्मन की ऊहापोह को इन स्वगतों के माध्यम से मुखरता प्रदान की गई है। निष्कर्ष रूप में हम यह पाते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है। आज़ादी के संघर्ष को इतिहास के माध्यम से स्वर प्रदान करते हुए यह नाटक हमारे वर्तमान के लिए भी अति प्रासंगिक बन जाता है। इस नाटक में राष्ट्रीय अखंडता की भावना को वाणी मिली है। यह आज के समय की मांग बन चुकी है। ये नाटक अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रहित के प्रति एक समर्पित नागरिक होने की प्रेरणा और गौरव प्रदान करता है।